नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। ठीक 70 घंटों के बाद भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया के स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने जा रहा है। कम से कम अभी तक के संकेत तो यही कह रहे हैं कि जो काम ना अमेरिका कर पाया, ना रूस कर पाया और ना ही चीन, वो भारत करके दिखाने वाला है। क्योंकि भारत का चंद्रयान अब चंद्रमा की सतह से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। इसरो ने आज साफ कर दिया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर पूरी दुनिया को भारत की तरफ से खुशखबरी मिल जाएगी। यह ऐसा काम होगा जिसे करने की होड़ में आज ही रूस का एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। रूस का लूना 25 भी भारत के चंद्रयान की टक्कर में चांद पर उतरने वाला था, लेकिन आज उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। आखिर भारत के वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा हुआ है और पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ क्यों देख रही है? हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। चांद पर रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। क्या भारत का चंद्रयान 3 सुरक्षित उतरेगा? क्या रूस ने भी वही गलती की जो भारत के चंद्रयान 2 ने की थी? चंद्रयान 3 की सही पोजीशन क्या है? चांद पर लैंड होने में कितना वक्त लगेगा? चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या भारत स्पेस का नया किंग बनने वाला है? 11 अगस्त को रूस का यह मून मिशन लॉन्च हुआ था, जिसे नाम दिया गया था लूना 25। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले करीब 50 सालों में रूस ने पहली बार अपना मून मिशन भेजा है। आखिरी बार लूना 24 चंद्रमा पर तब गया था जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था और वो साल था 1976। रूस को उम्मीद थी कि उसके इस मिशन को कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो असफल हो गया। 19 अगस्त को रूस का लूना 25 चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान लूना 25 ने एक मनूवर किया ताकि वो मून के ऑर्बिट में दाखिल हो पाए, लेकिन तुरंत स्पेसक्राफ्ट में एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और कुछ घंटे बाद स्पेसक्राफ्ट का संपर्क ग्राउंड कंट्रोल से टूट गया। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने लगातार अपने स्पेसक्राफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बाद में पता चला कि लूना 25 चांद के सही ऑर्बिट में दाखिल ही नहीं हो पाया। ग्राउंड कंट्रोल के कमांड भेजने के बाद भी उसके इंजन फायर नहीं हो पाए। इसी वजह से रूस का लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो गया। 3, 2, 1, 0। इसीलिए तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जो काम पुतिन का लूना 25 नहीं कर पाया, वो मोदी का चंद्रयान 3 कर देगा, क्योंकि लूना भी चांद के उसी साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा था जहां चंद्रयान 3 को उतरना है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है, जबकि लूना 25 उससे एक दिन पहले 22 अगस्त को ही उतरने वाला था। देखिए, अगर अपन लूना की बात करें तो जो अपन ने 18 तारीख और 20 तारीख को किया, लूना 25 में वही डीबूस्टिंग करने की जब कोशिश की गई तो वो वहीं फेल हो गया। मतलब हम उस फेज से आगे आ चुके हैं, ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। लूना चांद के चारों तरफ 100/100 की ऑर्बिट में घूम रहा था, वो उसको डीबूस्ट करके 18/100 की ऑर्बिट में लाना चाहते थे। हुआ ये कि डीबूस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। आप ये मान के चलिए कि जितना उसको धीरे करना था वो उससे ज्यादा धीरे हो गया, इसके चलते वो चांद के ऊपर जाकर गिर गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि क्रैश लैंड हो गया। इसरो जो है वो ये दोनों फेजेस से आगे आ चुका है। हम अभी उस ऑर्बिट में हैं जहां से बस हमें चांद पर उतरना है। हमें ये डीबूस्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं। अब हम चांद के सबसे क्लोज 25 किलोमीटर पे होते हैं, सबसे दूर 134 किलोमीटर पे होते हैं। तो वो जो 25 किलोमीटर पे जब हमें बस हम वहां से 23 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। तो मतलब वो डर वाला फेज जो है ना, जो अगर हम लूना से कंपेयर करें तो अभी हम उससे आगे आ चुके हैं। एक जमाना वो भी था जब पूरी दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ के कोल्ड वॉर की जद में चांद भी आ गया था। दोनों के बीच
चांद पर पहुंचने के लिए खूब कंपटीशन हो रहा था। 1959 में सोवियत यूनियन का लूना 2 चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मनुष्य निर्मित यान था। 1967 में लूना 9 ने चंद्रमा की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। लेकिन इसके 2 साल बाद ही अमेरिका ने सोवियत संघ को मात दे दी और जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन चांद पर भेजा और इस तरह से चंद्रमा की सतह पर पहली बार कोई इंसान उतरा था। नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चांद और अंतरिक्ष की यह लड़ाई सोवियत संघ के विघटन के बाद खत्म हो गई थी। 3, 2, लेकिन 21वीं सदी का यह कंपटीशन नासा के बजाय भारत के इसरो से चल रहा है। लेकिन 21वीं सदी में रूस का यह कंपटीशन अमेरिका के नासा के बजाय भारत के इसरो से चल रहा है। इसीलिए तो रूस ने चांद के उसी साउथ पोल पर अपना लूनर मिशन भेजा जहां भारत का चंद्रयान जा रहा है। रूस ने अपना स्पेसक्राफ्ट भारत से पहले लैंड करवाने की कोशिश की ताकि वो रिकॉर्ड बना सके, लेकिन वो असफल रहा। हालांकि भारत का चंद्रयान अभी भी वहां मौजूद है और लगातार चंद्रमा की तस्वीरें भेज रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 इतिहास रच देगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। अगर भारत का मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये तीनों देश भी चांद पर तो उतरे हैं, लेकिन चांद के साउथ पोल पर कभी नहीं उतर पाए। यानी चंद्रमा पर भारत की विजयगाथा लिखने की पूरी तैयारी हो रही है और इसका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की गति को धीमा किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जिसे स्पेस की भाषा में डीबूस्टिंग कहते हैं। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन भी पूरा हो गया है। यह फाइनल डीबूस्टिंग शनिवार रविवार की दरमियानी रात 1:50 पर पूरी हुई। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। दूरियां नजदीकियां बन चुकी हैं, बस अगला जो है छलांग हमारी चंद्रमा की सतह पर है। तो ये देखिए कि इच्छित तरीके से जो है डीबूस्टिंग हुई और सही जो ऑर्बिट हम चाहते थे वो हमें मिल रहा है। तो अब इसके बाद जो है ये लैंडर रोवर जो है ये चक्कर लगाते रहेंगे और 23 तारीख को जो है उतार है, उसके लिए अब तैयारी है, क्योंकि अब सिस्टम्स का चेकअप है और इनिशियल कंडीशंस को फिर से जो है वो सेट कंपेयर करके इस वक्त का जो ऑर्बिट बना है उसके हिसाब से जो है वो ये पूरा एक किस्म से रिव्यू है। तो वो एक करेक्शन होनी है और जो सिस्टम की जो अपनी इंटेग्रिटी है और जो उसके फंक्शनैलिटी है वो सब जो है एक किस्म से वो सब टेस्ट होने हैं। जब चंद्रयान 3 25 किलोमीटर दूर है तो फिर 23 अगस्त का इंतजार क्यों हो रहा है? चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 इन 4 दिनों तक क्या करेगा? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इनके जवाब जानने जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिन की एक रात और 14 दिन का एक दिन होता है। अभी चंद्रमा पर रात हो रही है और 23 अगस्त को ही चांद पर सूरज निकलेगा। चंद्रयान का दिन में उतरना प्रज्ञान रोवर की गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रोवर प्रज्ञान सूरज की रोशनी में अपना काम पूरा करेगा। चंद्रयान मिशन 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम की फाइनल डीबूस्टिंग सफलतापूर्वक कर दी गई है। अब हमारा लैंडर चांद की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ग्राफिकल एनिमेशन से अगर हम आपको समझाएं तो देखिए किस तरह से जो ओरिएंटेशन है उसका पूरा बदल दिया गया है। अब हमारा जो लैंडर विक्रम है वो चांद से बिल्कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से अब उसे लैंडिंग करनी है, इसे लैंडिंग ऑर्बिट भी कहा जाता है। ये लैंडिंग कैसे होगी
ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले कई सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है कि अगर हम आज ही वहां पर पहुंच गए हैं, चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो लैंडिंग करने के लिए 3 दिनों का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? इसकी वजह यह है कि फिलहाल चांद पर अंधेरा है। वहां पर 14 दिन होता है और 14 दिन की रात, यानी पृथ्वी के अगर दिनों की तुलना में हम बात करें तो वहां पर जो चंद्रमा का एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। क्योंकि वहां पर अभी रात है, 23 अगस्त को 5:45 पर वो समय मुकर्रर किया गया है जहां पर चांद की सतह पर धूप निकलेगी और उसी वक्त हमारा विक्रम लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। देखिए, वहाँ जो है अभी सूर्योदय नहीं हुआ जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, और सूर्योदय के बाद जो है सूर्य को करीब 6 डिग्री आसमान में कम से कम ऊंचा होना चाहिए। तो वो एक तो उस समय का इंतजार है। उससे पहले की जो भी तैयारी है वो हमारी आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर में वो ट्रेजेक्ट्री के जो रीचेक है वो सब का सब वो होना है, तो वो समय मिल गया है। तो इस बीच में जो है तस्वीरें ली जानी है, उनका लैंडर के अंदर की जो उसके कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसके साथ तस्वीरों को मैच करना है। और इसके साथ जो है एक किस्म से जो है आप आखिरी छलांग के लिए जो है तैयार होना है, तो आप पूरी तरह से चाक चौबंद होना चाहिए आपको। इसीलिए 23 अगस्त तक का इंतजार किया जा रहा है। तब तक चंद्रयान ऐसे ही चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। अब यह भी समझ लीजिए कि उस दिन क्या होगा। अभी चंद्रयान चांद की सतह से मिनिमम 25 किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त को चंद्रयान इसी 25 किलोमीटर की दूरी से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक इन 3 दिनों में चंद्रयान के सारे फंक्शन चेक किए जाएंगे। चांद पर पृथ्वी से 8 गुना कम गुरुत्वाकर्षण होगा। यह गति भी विक्रम लैंडर के लिए बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए विक्रम लैंडर को सुरक्षित लैंड करवाना बड़ी चुनौती होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार 4 साल पहले चंद्रयान 2 के वक्त यहीं पर गलती हुई थी। चंद्रयान 2 के वक्त लैंडिंग का फर्स्ट फेज चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर शुरू हुआ था। तब लैंडर की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से धीमी करके 146 मीटर प्रति सेकंड की गई थी। विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर तक लाया गया था, लेकिन उतरने के सेकंड फेज में वेलोसिटी तय सीमा से कम हो गई थी। जितना तय था उससे ज्यादा डेविएशन हुआ और ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई और लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार लैंडर पर एक नया उपकरण भी लगाया है, जिससे क्रैश लैंडिंग की आशंका बहुत कम हो गई है। जब पिछली बार विक्रम लैंडर के जो इंजन्स हैं वो ज़्यादा फायर हो गए थे, इस वजह से उसका वेग जो है वेलोसिटी बहुत कम हो गई थी। ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को लगा कि वेलोसिटी बहुत कम है। जैसे ही वो चांद की सतह के नज़दीक पहुंचा, उस वक्त कंप्यूटर ने ऐसी कमांड दे दी जिससे उसका वेग ज़्यादा हो गया, जिस वजह से वो रफ्तार के साथ चांद की सतह पर जाकर गिर गया। लेकिन इस बार लेज़र डॉपलर वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट, एक खास इंस्ट्रूमेंट जो है वो लैंडर विक्रम पर लगाया गया है, जो लैंडर की तीसरी आंख की तरह काम करेगा। ग्राफिकल एनिमेशन से समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, जैसे ही ये जो लैंडर विक्रम है वो अपना डिसेंट शुरू करेगा, यानी अवतरण शुरू करेगा, ये जो वेलोसिटी लेज़र डॉपलर वेलोसिटी कैमरास हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे ये किरणें निकलेंगी, लेज़र किरणें निकलेंगी, जो लगातार जो चांद की सतह से यान की दूरी, यान के वेग दोनों को लगातार मॉनिटर करता रहेगा। इस तरह से जो भी अगर चेंजेस करने हों ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में, लगातार इस बात का डाटा फीड होता रहेगा कि यान जो है अब चांद की सतह से कितनी दूरी पर है और उसका वेग कितना है। तो दोनों ही चीजें जो है वो आसानी से समय रहते कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि इस बार हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद की सतह पर इस तरह से एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सेफ लैंडिंग करेगा। हमारा चंद्रयान जो है वो चांद की सतह से तकरीबन मान लीजिए 800 मीटर के ऊपर होगा, 800 मीटर, और वहां पर वो 0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 वर्टिकल वेलोसिटी पे होवर कर रहा होगा, बस वहीं घूम रहा होगा। उस वक्त उसको कैलिब्रेट किया जाएगा।
लेजर का जो डॉपलर वेलोसिटी मीटर है, एंड हम वहां से नीचे उतरेंगे और हम पहुंचेंगे 150 मीटर की हाइट पे। 150 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन जो है ये उन सेंसर्स के थ्रू तो होंगी, जो हमारा ऑल्टीमीटर है, जो हमारा एलडीवी है, इन्हीं से पता चलेगा कि हम 150 मीटर ऊपर हैं। 150 मीटर ऊपर आकर हम फिर से हमारे विक्रम को रोक देंगे। ना वो आगे जाएगा, ना वो नीचे जाएगा। वहां पर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरास रोल में आएंगे। वो कैमरास जो हैं वो नीचे की सतह की फोटोज खींचेंगे, चेक करेंगे भाई कुछ ऊबड़-खाबड़ तो नहीं है, कोई पत्थर-वत्थर तो नहीं है, सब कुछ सही है ना, समतल है ना। क्योंकि देखिए चाँद का सरफेस बहुत ज़्यादा अनइवन है। इतना अनइवन है कि वहां पर कुछ गड्ढे इतने गहरे हैं कि जो 8 किलोमीटर नीचे चले जाएँ, कुछ पहाड़ इतने ऊँचे हैं जो 8 किलोमीटर ऊपर चले जाएँ। तो इस तरीके का अनइवन जो सरफेस है चाँद का, वहां पर हमें जब लैंड करना है तो हमें हर चीज को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अब वो 150 मीटर ऊपर जब हम होंगे तो हम देखेंगे भाई कोई हजार्ड तो नहीं है। अगर नहीं है तो उतर जाओ, और अगर हजार्ड है तो 150 मीटर आगे जाओ और फिर वहां से नीचे उतर जाओ। यानी कुल मिलाकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस अब 23 अगस्त का इंतजार है। यह लैंडिंग चंद्रमा के उस हिस्से में हो रही है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसे मून का डार्क साइड कहते हैं। यह चंद्रमा का वो इलाका है जहां पानी, बर्फ और कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। यहां जो प्रज्ञान रोवर भेजा जा रहा है वो चंद्रमा के भूकंपों की स्टडी भी करेगा। एक उपकरण यह भी देखेगा कि चंद्रमा की सतह गर्मी को कैसे गुजरने देती है। बहुत सी साइंटिफिक डिस्कवरीज होनी है और यही देखकर पड़ोसी मुल्क में आक्रोश, खींच, जलन और गुस्से का तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भारत का चंद्रयान जैसे जैसे चंद्रमा के नजदीक पहुंच रहा है, पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। इस दफ़ा देखें, लास्ट टाइम उनका वो चांद पे पहुंच गए थे और उधर जाके उनका वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कहा हम दोबारा भेजेंगे। और वैसे भी इंडिया है वो दुनिया की 5वीं मईशत बन चुका है, और हम यहाँ हैं कि हमें इतनी महंगाई, बेरोज़गारी है, और हमें जो है ना उनसे फुर्सत रही, हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं। ना जो इतनी पॉवर्टी है, लोगों का बुरा हाल है, मतलब उनके खाने पीने रोटी के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। और मुल्क जो अनस्टेबल हो चुका है और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मतलब आपके पास अब पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई सब्सिडी दे सकें या लोगों को हम कोई उसमें रिलीफ दे सकें। जबकि वो इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गया है। जी, चांद पे पहुँच गया, और वो आगे हो सकता है सूरज पे भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जूँ के तू ही हम हैं। तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं जा सकते कोई तो जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा, जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा, हमें भी पता चलेगा, और हमें भी कुछ शर्म हया आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो पता है कि कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने पहले चांद की तस्वीरें लेकर भेजी इसरो को, फिर उसने जमीन की पिक्चर चांद से लेकर भेजी इसरो को, जिसमें पूरी दुनिया सरप्राइज हो गई थी। मतलब बड़ी चौंका देने वाली बात है। अगर हमारा मुल्क इस तरह के हमें सरप्राइजेस दे तो क्या ही बात है। ऐसी बात है। देखो, जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, ठीक है, इंडिया आजकल के दौर में बहुत ही आगे जा रही है। अपनी जो उसकी मतलब हमारा रुपया है, ठीक है, उसकी जो अपनी वो है इंडिया की, वो भी बाहर फॉरेन मुल्क में चलने लगा है। INR, हाँ, INR, सॉरी फॉर दैट। और इंडिया बहुत तरक्की करने लगा। आई थिंक सो साउथ एशिया में अभी आजकल बहुत ही आगे जा रही है। उसकी अगर हम देखें तो गाड़ियों की जितनी भी वो है, उसकी जो पैदावार है इंडिया की अब आजकल सबसे बेस्ट पे जा रही है। और ये चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल मतलब सॉफ्टली लैंड कर गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने साइंस के नाम पर सिर्फ एटम बम बनाया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने भी बना दिया था। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से पता है कि उनका भारत से कोई मुकाबला ही नहीं है। वो भारत से तकनीक में सैकड़ों साल पीछे हैं और इसकी वजह है उनके सियासतदान और फौज।
मून अगर देखा जाए किस चीज़ से बना है, क्या चॉकलेट से, आइसक्रीम से, किसी खातून की लिपस्टिक से? नहीं, चांद में कैल्शियम भी मौजूद है। इस टाइम इंडियन मेडिकल दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रही है कि अगर वहाँ से हम कैल्शियम ला के इंसान पे आजमाते हैं, जिससे हम एक चीज़ को कहते हैं डीएनए, कि डीएनए बुढ़ापा आता है, कोई वायरस, किसी किस्म का बैक्टीरिया, जैसे कोविड-19 था। कोविड-19 में जो पूरी दुनिया को वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई वो तो द स्टेट ऑफ इजराइल ने करवाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कहा नहीं, ये इंसानियत है, हम इससे नहीं बेचेंगे। तब से इंडिया को ये था कि इंसानी जिस्म पे बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, उनके वो बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि वुहान का नाम लिया जाता था कि उनकी सी मार्केट है, वुहान सिटी है, कोविड-19 वहाँ से निकला है। इंडिया उस टाइम मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि शायद बायोलॉजिकल वॉर शुरू होने वाली है। अगर इंडियन वहाँ से कैल्शियम ले आते हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंसानी लाइफ नहीं, शायद फिर कोई बूढ़ा ना हो। टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया पाकिस्तान से जो है ना अभी भी 1000 गुना ज्यादा आ गया है, और अगले 10 सालों में हमने इधर ही रुक जाना है। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे ये अब नया आजकल ओनिक का वो पड़ा हुआ है पंगा, उस वो भी जो है ना वो अभी तक जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रहा। 5G हमने जो है ना अगले 10 सालों में टेस्ट करनी है, और अगले 10 सालों में जो है ना इंडिया हमसे जो है ना 1000, अब मैं कह रहा हूँ ना 1000, तो अगले 10 सालों में हमने इधर ही रहना है। इंडिया ने हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले जाना है। फेसबुक चेक कर लो, गूगल चेक कर लो, फेसबुक के सीईओ चेक कर लो, गूगल के सीईओ चेक कर लो, उसमें शेयर्स हैं इंडिया के। अल्लाह करे जी सक्सेसफुल हो। उसकी वजह यह है कि मैं एज ए पाकिस्तानी बात नहीं करूँगा, मैं एक ग्लोबलाइज आप इंटरनेशनली जो हम दुनिया को फेस करें उस हवाले से। दूसरा ये है कि उन्होंने एफर्ट किया, पैसा लगाया, वो चांद पे गए हैं, तो ये एक डिस्कवरी है, तो ये कायनात की डिस्कवरी है। अगर एज ए पाकिस्तानी हम नहीं कर पाए और ये इंडिया वाले कर रहे हैं, तो इस जेलसी में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं जी वो कामयाब नहीं होगा या वो कोई डिज़ास्टर हो जाए, तो ये कामयाब होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब जितने हम साइंसदान, आइंस्टाइन है, जिस तरह हम ये लाइट यूज़ करते हैं, टेलीफोन है, दूसरी चीज़ें हैं, तो ये भी किसी ने ईजाद किया ना। उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां पिछले 1 महीने में 4 बार दंगा होते होते बच गया। कभी धार्मिक यात्रा पर पत्थर फेंकने से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कभी धार्मिक यात्रा के रास्ते को लेकर बात बिगड़ गई, कभी धार्मिक यात्रा में गोली चलाकर विवाद बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार तो हालात बहुत ही गंभीर हो गए। बच्चों के बीच धार्मिक टिप्पणी को लेकर आपस में विवाद हुआ। इसके बाद हालात बिगड़ गए। हजारों की भीड़ हिंदू परिवार के घर पहुंच गई, तोड़फोड़ हुई। लेकिन बरेली पुलिस की मुस्तैदी से हालात संभल गए। योगी सरकार जहां दंगाइयों को लेकर सख्त एक्शन में है, इसके बावजूद बरेली का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? बरेली में दंगे की साजिश का ऑपरेटर कौन है? क्या इसके पीछे योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश हुई है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। बरेली में दंगा हो ही जाता, लेकिन योगी जब होते हैं तो सब ठीक हो जाता है। दंगा रुक जाता है, दंगाई कांप जाता है। शुक्रवार की रात जिस तरह जो कुछ हुआ, जिस तरह से हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई और जिस तरह से उसे काबू किया गया, उससे तो यही लगता है। 1 साल से मैं यहाँ सीईओ हूँ, 1 साल से मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ। आप सब लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जितना अच्छा परिचय दिया है, आज इस पर क्यों कलंक लगाने वाला मांग रहा हूँ? क्यों कलंक लगा रहे हो? ये बताइए कि ये शीशगढ़ कस्बा इस धरती पर अकेला कस्बा है क्या? ये बताइए, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? यहाँ हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता है क्या? हुआ क्या था बरेली में? दंगा कैसे रुक गया? किसने भड़काया? कौन दंगाई लेकर आया? सब बताएंगे। लेकिन शुक्रवार की रात माहौल गर्म कैसे हो गया? कैसे लगा कि बरेली में दंगा हो ही जाता? बरेली का शीशगढ़ इलाका 90% मुस्लिम डेमोग्राफी। शुक्रवार रात 10 बजे अचानक से हजारों मुस्लिम इकट्ठा हो गए और एक हिंदू परिवार के घर पर चढ़ाई कर दी। इनका आरोप था कि इस घर के रहने वाले 9वीं कक्षा के एक छात्र ने दूसरे धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। हमारा
जो अभी उस टाइम की लड़ाइयाँ जो थी वो एक कमेंट को लेकर के ही उन्होंने ये पास किया कि हमारे अल्लाह को इन्होंने गाली दी है, हमें इनसे जान से मारना है, इसकी गर्दन काटनी है इस लड़के की। इस तरीके के उन्होंने मेरे बेटे के स्टाफ पे कमेंट किए हैं और वो कमेंट के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। पुलिस को आपने दिए? पुलिस को भी दिए हैं वो स्क्रीनशॉट कि इस तरीके से। और आज भी उनके पोस्ट आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं इधर उधर के, कोई मुजफ्फरनगर, कोई बरेली, हर तरीके से अब तो वायरल हो गई उसकी आईडी और उस पर वो डाल रहे हैं अपने कमेंट। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है, हुआ क्या है, वजह क्या है। भीड़ आई, सबने हिंदू परिवार के घर पर चढ़ाई कर दी। जरा सोचिए, हजारों की दंगाई भीड़ आपके घर पर पहुंच जाए, बाहर से उत्तेजक नारे लगाए जाए, मारने काटने की धमकी दी जाए, पुलिस बेबस हो जाए, फिर उस पूरे परिवार की हालत क्या हो। लेकिन बरेली में ये हुआ है। किसी ने ऐसे ही नहीं मजहब को अफीम कहा है। अफीम ही तो है, जब दिमाग में घुस जाती है तो अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाते। कहां का कानून, कहां की पुलिस। ऑन द स्पॉट इंसाफ मांग रही थी ये भीड़। दहशत का आलम किस कदर था कि हिंदू परिवार ने खौफ से घर की लाइटें बंद कर दी, घर के बाहर से ताला लगाकर अंदर बंद हो गया। जो लोग थे वो सीधे हमारे घर की तरफ हमला बोल रहे थे, घुस रहे थे हमारे घर। पुलिस उन्हें रोक रही थी लेकिन रोक नहीं पा रहे थे, सीधे घर की तरफ अटैक कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और नारे लगा रहे थे चीख चीख के। और घर के अंदर पूरी ताकत मारने का प्लान था उन लोगों को हमारे घर में, जिस तरीके से वो हमारे घर की तरफ घुस रहे थे। कैसा माहौल था आप लोगों का, कैसे बचाव किया आप लोगों ने अपना? सामने हजारों की भीड़ थी। हमने अपना गेट बंद करके अंदर बंद हो गए थे। पुलिस वाले बोले आप अपने आप को बंद कर लो, तो हमने अपने घर के अंदर बंद हो गए थे। और घर से कैमरे में जो हमारा वो है, टीवी में मतलब जो LCD लगी हुई है, उसमें देख रहे थे हम बाहर का क्या माहौल है। आप पहचानते हैं कि कौन लोग थे, कितने? कुछ लोगों को पहचानते हैं? बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं शीशगढ़ के हम। शीशगढ़ के यहाँ के रहने वाले हैं तो लोगों को पहचानेंगे ही हम। बहुत सारे लोग उसमें पहचानने वाले थे। सुना ना आपने किस कदर दहशत में थे ये लोग। अगर इनके बच्चे ने कोई विवादित टिप्पणी की है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई है, तो इसके लिए कानून है ना, पुलिस है ना। लेकिन जब नफरत भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। वो तो अच्छी बात यह रही कि बरेली पुलिस अलर्ट पर थी। शीशगंज के CO साहब को सुनिए, समझ जाएंगे। क्या आपको हमारी जरूरत नहीं है? क्या कल को नहीं पड़ेगी? क्या आपको जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या तो फिर कानून अपने हाथ में लेने में क्यों आमादा हो? मुझे ये बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा। जिसने गलती की है कानून उसको सजा देगा। सजा दिलाना मेरा काम है और मैं आपकी आंखों में आगे डाल के हर एक की कह सकता हूँ। लब्बैक लब्बैक के नारे लगते रहे। रात 2 बजे तक दंगाई हंगामा करते रहे। दंगाई पुलिस से भी भिड़ गए। इस मामले में 5 FIR दर्ज हुई है। पुलिस की तरफ से जो FIR लिखी गई है उसमें आरोप लगा है कि दंगाई हिंदू परिवार के घर पर तोड़फोड़ करने को आमादा थे। गालियां देने के साथ साथ पत्थरों से उस घर पर हमला शुरू कर दिया। दिखा रहा हूं कि इस घर के अंदर में जो लोग थे वो हजारों लोगों की भीड़ में कैसे सुरक्षित रह पाए। ये वो फैमिली है और उनका ये मकान है। इस फैमिली का ये कहना है कि सामने जब हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई तो इन्होंने गेट बंद कर दिया था। सबसे पहला गेट ये है, इसको इन्होंने बंद किया और इसके बाद ये पूरा इलाका आप खाली देख सकते हैं। जो पत्थरबाजी की जा रही थी भीड़ के द्वारा वो इस पूरे इलाके में फैला हुआ था, उसको पुलिस प्रशासन ने यहां से हटाया, ये साफ कर दिया गया है, आपको वो नजर नहीं आएगा। इसके बाद पहले गेट क्रॉस करने के बाद आप दूसरे गेट को देख सकते हैं। इस गेट को भी बंद किया गया था कि उन्मादी भीड़ किसी भी तरह से घर के अंदर प्रवेश ना करें। और इसके पीछे जो एक गेट है वो तीनों गेट बंद कर दिया गया था, तब जाके कहीं सुरक्षा हो पाई थी। और इस फैमिली में 8-9 बच्चे हैं, जिसमें से 5 बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं। एक बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग पुरुष है और 3 पुरुष और 3 महिलाएं, कुल इतने लोग हैं। और 3 से 4 घंटे तक इनकी जो जान थी वो आफत में अटकी हुई थी। पुलिस जब रोकने आई तो उस पर भी हमला किया गया। पुलिस ने देर रात कार्रवाई कर 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। बरेली पुलिस चौकन्नी थी, वरना दंगा तय था।
लेकिन कुछ सवाल हैं जो परेशान करने वाले हैं। मसलन, क्या बरेली में दंगा कराने की साजिश हो रही है? चौथी बार बरेली में क्यों हुआ हिंदू मुसलमान? बरेली को आग लगाने वाला ऑपरेटर कौन है? बरेली में दंगा करने का प्लान कैसे बनाया गया? कैसे लोगों ने अपने बच्चों का इस्तेमाल किया? कैसे भड़काऊ ऑडियो जारी करवा दिया गया? दंगा प्लान के पीछे सियासत है या मौलाना ब्रिगेड? क्या योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश हुई? क्यों कहा जा रहा है कि बरेली में दंगा कराने की साजिश हो रही है? उसकी वजह है बरेली में पिछले 1 महीने में हिंदू मुसलमानों के बीच कई विवाद हुए। 23 जुलाई को जोगी नवादा में कावड़ियों पर पथराव। 24 जुलाई को पुलिस के मना करने के बाद कावड़ियों के द्वारा शाही नूरी मस्जिद के सामने से यात्रा निकाली गई। 30 जुलाई को कावड़ियों ने हंगामा किया। गोली चलाने की घटना के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और अब 18 अगस्त की रात में शीशगढ़ में हंगामा हुआ। खैर मनाइए योगी की पुलिस की, बरेली की पुलिस की, जो दंगे की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी नफरत भड़काने की कोशिश की उसे शांत किया गया। क्या लग रहा है, प्रशासन का भय कम हो रहा है क्या? यहाँ पे इस तरह से अचानक इतने लोग आ जाएं, मजमा लगा दें, आप लोगों को मशक्कत करनी पड़े? जब इस प्रकार की कभी कभी टिप्पणियां होती हैं तो लोग आक्रोशित होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, आप बिल्कुल आपकी सारी नॉलेज में है कि लगभग 3 दर्जन व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर आज 14 लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। काफी लोग केवल दूसरे के बहकावे में भी आ जाते हैं, कुछ लोग स्वतः पहुंच जाते हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि वहां पर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पुलिस ने अपनी सक्रियता से या प्रशासन ने अपनी सक्रियता से नहीं होने दी है, जो इस बात का उदाहरण है कि प्रशासन पूरी मजबूती के साथ वहां काम कर रहा है और जिन्होंने भी ये गलती की है उन पर हम लोग मुकम्मल कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन शीशगढ़ का जो पैटर्न सामने आया है वो बरेली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बात बच्चों से शुरू हुई और लब्बैक तक पहुंच गई। शीशगढ़ इलाके में एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों के बीच का विवाद था। ये दोनों लड़के नाबालिग हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान। आरोप है कि मुस्लिम बच्चे ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में एक विवादित टिप्पणी का ऑडियो अपने हिंदू साथी को सुनाया, जिसके जवाब में हिंदू लड़के ने इंस्टाग्राम पर विवादित टिप्पणी कर दी। हिंदू लड़के के इंस्टाग्राम से वो विवादित पोस्ट वायरल कर दी गई, जिसके बाद शीशगढ़ में हंगामा शुरू हो गया। लेकिन सवाल है कि जो काम पुलिस और कानून को करना था, उसकी जगह आग लगाने या फिर खुद सजा देने की कोशिश क्यों की गई? 13-14 साल के बच्चे के भीतर किसी भी धर्म के प्रति नफरत का लेसन किसने दिया? क्या बच्चों को घर में दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत सिखाई गई? दूसरे धर्म के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई? कौन है वो नाबालिग जिसने सबसे पहले विवादित ऑडियो भेजा था, जिसके जवाब में हिंदू नाबालिग ने विवादित पोस्ट किया? फिलहाल दोनों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। लेकिन एक आरोप तो ये भी लग रहा है कि बरेली को सुलगाने के पीछे योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई और इन 2 तस्वीरों को सामने लाया गया। एक तस्वीर में मुस्लिम नाबालिग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ खड़ा है और दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी की ड्रेस पहनी हुई है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी से इसका क्या कनेक्शन है? दरअसल नाबालिग के चाचा समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व चेयरमैन हाजी गुड्डू हैं और इसी कनेक्शन के बाद सियासी साजिश के आरोप लग रहे हैं। हालांकि जब यही सवाल हाजी गुड्डू से पूछा गया तो उन्होंने इन बातों से इनकार कर दिया और ये बात बताई। ये बात सही है कि 2 बच्चे थे, जिसमें अभी आपने कहा कि मेरे भाई का बेटा, तो वो और दोनों बच्चे 4th क्लास से एक साथ पढ़ते हैं। आज 9वीं क्लास में लोटस एकेडमी में एक स्कूल प्राइवेट है यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम, उसमें पढ़ते हैं। वो परिवार और मेरा परिवार, गुप्ता जी का परिवार, मेरा परिवार, कस्बे का हर समाज का व्यक्ति जानता है कि बहुत जमाने से, मेरे स्वर्गीय पिताजी के जमाने से एक हम बड़े क्लोज परिवार की हैसियत से रहे। उनके यहाँ कोई काम ऐसा नहीं होता है जिसमें हमें दावत न दी जाती हो, और हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं होता जिसमें वो अपनी उपस्थिति या दावत न हम उनकी करते हो। आना जाना क्लोज। वही इन 2 बच्चों में भी प्यार था उसी परिवार की वजह से, और इतना प्यार था कि पर्सनल चैट इनकी, दोनों बच्चे नादानी में क्या कर रहे हैं ना उनके परिवार को पता था ना हमारे परिवार को पता था। लेकिन उन्हीं दोनों बच्चों की पर्सनल चैट इंस्टाग्राम से जो जानकारी हुई किसी 3rd पर्सन ने वायरल किया, और वो भी 2 दिन पहले किया। लेकिन शुक्रवार वाले दिन 7 बजे वो वायरल चीज का एक्शन क्यों हुआ, यही प्रश्न है।
शीशगढ़ में कोई राजनीतिक पार्टी या दल की कोई बात नहीं है। मैं 2006 से मैं स्वयं चेयरमैन बना। 2012 में तक 2012 से 17 तक फिर मुझे जनता ने यहाँ से चुनाव जिताया। 17 में पत्नी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। इस बार फिर पत्नी चुनाव लड़ी, फिर जनता ने निर्दलीय उनको जिताया। तो मैं तो यहाँ पर 3 बार कार्यकाल कर रहा हूँ। इस कार्यकाल में शीशगढ़ की हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के ही प्यार से जिम्मेदारी देकर के हम लोगों को जो है यहाँ पे चुनाव जिताया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मुझे मुस्लिम समुदाय का साथ मिलता है राजनीति में, चाहे किसी समाज कार्य में। अगर ये सब सही है तो फिर अचानक से कैसे आ गई हजारों की भीड़ ने कैसे कर दी हिंदू परिवार के घर पर चढ़ाई? भीड़ आई तो उसको रोका क्यों नहीं गया? तो फिर बरेली को आग लगाने वाला ऑपरेटर कौन है? पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 बच्चे बाल सुधार गृह भेज दिए गए हैं और 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो इस भीड़ को ऑपरेट कर रहे थे। पूरे मामले में एक ये आरोप लग रहा है कि कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि बच्चों को मोहरा बनाया गया है इसके लिए? अभी तक के तफ्तीश में ये कुछ सामने आया है क्या सर? अभी तक की तफ्तीश में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हम लोगों की अभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जो भी सीसीटीवी की फुटेज है, जो भी हमारे पास वीडियोज हैं, आप मीडिया के लोगों के सहयोग से जो भी चीजें हमें उपलब्ध हो रही हैं, आम आदमी जो हमें उपलब्ध करा रहा है, जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, इसके अलावा जो हम टावर डंप है या जो हमारी व्यक्ति विशेष जिस पे हमें शक है उसके CDR वगैरह का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। उनमें अगर इस किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी पाई जाएगी तो उस पर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करवाएंगे। शीशगढ़ विवाद को कुछ लोग इसे बच्चों का झगड़ा बता रहे हैं। उनसे भी सवाल है, अगर ये सिर्फ बच्चों का झगड़ा है तो हजारों की भीड़ कैसे आ गई? क्यों भड़काऊ नारे लगाने लगी? क्यों ये भीड़ मारने को उतारू हो गई? चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार के सुशासन राज की। नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं और उनकी नजर है कि नीतीश हटें तो हम बैठें। एक सीएम इन वेटिंग है तो एक पीएम इन वेटिंग है। लेकिन बिहार के अपराधी किसी बात का वेट नहीं कर रहे। उन्हें बिहार को फिर से उसी दौर में पहुंचाने की जल्दबाजी है जब शहरों की पहचान माफियाओं के नाम पर होती थी। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, अररिया, समस्तीपुर, हर शहर से लालू के लालटेन युग वाली ताबड़तोड़ खबरें आ रही हैं। सुशासन बाबू का बिहार फिर से अंधकार में पहुंच गया और विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है? ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बेगूसराय में पार्किंग को लेकर फायरिंग और हत्या। आप देखिए गोली मार दिया। जहानाबाद में सरकारी कर्मचारी को धमकाया। क्या कर रहे हैं आप लोग? भगवान का कृपा था कि वो उसका गोली मिसफायर हो गया, उसमें फंस गया, नहीं तो आज तो मेरी कल हत्या तय थी कि मेरी हत्या। नगर थाने के मोहनपुर के वार्ड 20 का मामला है। पूर्व पार्षद सुनील ने वर्तमान पार्षद भारती देवी के घर पर 3 गोलियां चलाई। हालांकि फायरिंग में परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए।
बताया जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद विवाद चल रहा था। ये अटेम्प्ट टू मर्डर ही समझिए एक तरह से हुई है, और ये ट्रिगर तो दब ही चुका था इनके सीने पे। बस ये बाल जो भगवान की कृपा कहिए जो कहिए, उन्हीं की कृपा से बचे हैं ये, नहीं तो कल बहुत बड़ा अनहोनी होने जा रहा था इस वार्ड में। और मैं बस सरकार से एक ही आग्रह करना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और हमें सेल्फ जो प्रोटेक्शन होता है वो दे सरकार। मेरे पिताजी ऊपर थे तो हम लोग अपना बस रूम में टीवी देख रहे थे। बैक गाली वाली हम लोग सुनने लगे कि कोई गाली दे रहा है, तो हम लोग नीचे आए। तो नीचे आए, हम बोले भैया क्या दिक्कत है बताओ, क्यों गाली दे रहे हो हम लोग को बिना वजह से। नहीं तुम चुनाव कैसे जीत गया, तुम चुनाव कैसे जीत गया बोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम जब बोले कि भैया तुम शराब के नशे में हो, घर जाओ, तुम अब शराब की जब नशा उतर जाएगा तब मेरे पास आना। तब उतने में क्या किया, उसने पॉकेट से चेन खोल के तुरंत मेरे पर पिस्टल निकाल के यहाँ सटा के उसने तुरंत फायर मार दिया। वो तो भगवान का कृपा था कि वो उसका गोली मिसफायर हो गया, उसमें फंस गया, नहीं तो आज तो मेरी कल हत्या तय थी कि मेरी हत्या हो जाती। ये सब हम सोची समझी साजिश है। दोपहर में आना, 4 बजे शाम में आना। पटना में दिन दहाड़े सिर्फ 3 गोलियां चली। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने रात में ताबड़तोड़ फायरिंग करके पूरा इलाका दहला दिया। दरअसल सदर थाना के फरदो इलाके में एक रेस्टोरेंट की बर्थडे पार्टी के दौरान अचानक बदमाशों ने एक के बाद एक गोलियां दागकर लोगों में हड़कंप मचा दी। लोग इधर उधर छुपने लगे, अपनी जान बचाने लगे। मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था होटल पे काउंटर पे, तो चारा जो आया है, ऊपर आया है एक लड़का, तो पूछा है बोले प्रिंस है, प्रिंस मेरा नाम हुआ, प्रिंस है, तो बोला है कि नहीं है, तुम नीचे आओ। उसी को बुलाया, तुम नीचे नहीं गया, ठीक है। सीढ़ी के पास गया, वहीं से जैसे वो अंदर घुसा है ना, उसके बाद लगातार गोली चलाने लगे। तो ये हो सकता है होटल का मतलब सक्सेसफुल भी हो सकता है कि होटल चल रहा है, इसके कारण भी हो सकता है। हाँ, यही ज़्यादा चांस यही हो सकता है। 20 राउंड 18 खोखा मिला है। घटना आप लोगों के सामने ही है। हम लोगों को भी सूचना मिली थी और हमारे सदर थाना की टीम यहाँ पर सूचना क्या थी 10 मिनट के अंदर आ गई थी। थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर BSR ब्रांड रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित भी हुए थे उस समय, पार्टी भी जा रही थी। यहाँ पर कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे, और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटना कारित की है। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। बात बात पर जान लेना खेल हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।